हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द नीट की ओल्ड क्वेश्चन पेपर और एक एक टॉपिक वाइज हम इसकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आज से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमें ये वेट नहीं करना है कि नीट के एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, कौन सी एग्ज़ाम होगी। यदि आपको अपना करियर इस फील्ड में बनाना है और यदि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप मॉडल क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों मीडियम में लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि किसी भी मीडियम में क्वेश्चंस या जो भी ऑप्शन में आंसर दिए हैं उसमें से कुछ भी मिस्टेक होती है, गलत दिया होता है, तो हमेशा जो इंग्लिश वर्जन होता है उसी को सही माना जाता है। इसलिए आप दोनों को कंपेयर करते पढ़ते चलिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी मीडियम से हो, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का गुण नहीं, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। ये बताना है कि जीव संख्या या यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका एक प्रॉपर्टी या उसका गुण नहीं है। कौन है? लिंग अनुपात, सेक्स रेशो, जन्म दर, नेटलिटी, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, जाति परस्पर क्रिया, स्पेसिस इंट्रैक्शन। क्या नहीं है यहाँ पर हमें ये पूछा गया है। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये मालूम है कि क्या है, तब भी आप इसका आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है, यानी कि कौन एक गुण नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पॉपुलेशन में, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीसीज इंट्रैक्शन या जाति परस्पर क्रिया। बाकी जितने भी हैं, लिंग अनुपात आप निकाल रहे हो, जन्म दर, मृत्यु दर, तो ये किसी भी एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सब एट्रीब्यूट करते हैं, यानी इनका गुण है। बाकी स्पीसीज इंट्रैक्शन या जाति परस्पर क्रिया नहीं है। अगला देखते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है किसी में भी, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि प्लांट्स में या आपके ह्यूमंस में या किसी एनिमल्स में। तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे कि सबसे जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो मैक्सिमम किस टाइम पर होगी। लॉग प्रावस्था, लॉग फेज, पश्चात प्रावस्था, लैग फेज, जीर्णता, सेंसेंस, प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी, किस टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए जीर्णता या सेंसेंस क्या होता है। जब कोई भी चीज़ की एजिंग होने लगती है, वो धीरे धीरे डल होने लगेगी, तो उस चीज़ को कहेगा प्रसुप्ति। यानी कि जैसे आप पोटैटो ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही उनका टाइम आता है तभी वो उगने लगते हैं या ग्रो होने लगते हैं। उससे पहले का जो टाइम है वो चुपचाप पड़े रहेंगे। उस पीरियड को कहा जाता है प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी पीरियड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लॉग फेज या लॉग प्रावस्था। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि या ग्रोथ होती है। अगला क्वेश्चन है, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो आपका स्टेम का जो पार्ट है वहाँ से जो रूट का ओरिजिन होता है उसे, उन जड़ों को क्या कहा जाता है, उन रूट्स का क्या नाम है। झकड़ा जड़ें, प्राथमिक जड़ें, अवस्थम जड़ें या पार्श्व जड़ें। तो देखिए, आपको मैं एक एक जड़, एक एक जो रूट्स है किस टाइप की होती है, कहाँ से ग्रो करती है, ये मैं जब आपको बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करूँगी जल्दी, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी। एक एक प्लांट इकोलॉजी पूरा आपको पढ़ाऊँगी, उसमें पूरे फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट सभी का मैं एक एक डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी। क्योंकि आप कितने भी ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आ जाते हैं तब तो आपके ठीक है, लेकिन यदि कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाएगा और आपने डिटेल में स्टडी नहीं करी है तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। फाइब्रस रूट्स, प्राइमरी रूट्स, प्रॉप रूट्स या लैटरल रूट्स। देखिए, फाइब्रस रूट क्या होती है, जनरली जैसे कि जो घास होती है जिनमें आपको पता नहीं चलेगा कि जो फर्स्ट रूट है वो कौन सी है, बहुत सारी पतली पतली सी रूट्स होती हैं। प्राइमरी रूट्स क्या होती है, जिसमें आप इजीली, जैसे आपने चना देखा होगा तो उसमें देखा होगा एक रूट मोटी होती है, बाकी पतली पतली रूट होती है, यानी कि ये फर्स्ट रूट है तो इसको प्राइमरी रूट्स कहा जाता है। और उसके बाद में होता है प्रॉप रूट्स, जो निकली होती हैं साइड से, अवस्तंभ जड़ें जिनको कहा जाता है। पार्श्व यानी लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स क्या होगा, जैसे कि साइड से आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में निकली हुई होती हैं लेटरल रूट्स, साइड से निकली होती हैं, इन्हें कहा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें हम ईजिली समझ पाएंगे कि एक एक रूट विथ पिक्चर्स कैसी होती है। और वैसे भी आप इसकी स्टडी कर ही चुके हैं, जिन लोगों का 11th और 12th कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सबसे
जो तने के आधार से उत्पन्न होती है या स्टेम के पार्ट बेस से ओरिजिन होती है, उन रूट को कहा जाता है फाइब्रस रूट। अभी आपने कहाँ पर देखी होगी, देखिए मेज या मक्का का प्लांट आपने देखा होगा, उसमें भी जो स्टेम होता है वहाँ से छोटी छोटी फाइब्रस रूट्स निकली होती हैं ना। या फिर अदर प्लांट्स में भी आप देख सकते हैं जो फाइब्रस रूट्स होती हैं या पतली सी जड़ें होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है। और ये निकलती हैं तने के आधार से या स्टेम के बेस से निकलती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलानकर सही विकल्प हमें बताना है। यानी यहाँ पर हमें जो दोनों साइड में कॉलम दिए हैं और सही ऑप्शन के साथ उनको मैच करना है। तो टाइफाइड, इधर आपको यहाँ पर बीमारियाँ दे दी हैं और इस टाइम पे इस साइड में आपको क्या दिया, उसका रीज़न बताना है या कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है उसके कारण ये हो रही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो यदि आपको मिनिमम एक क्वेश्चन का भी आंसर मालूम होता है तो आप उसके एकदम सही आंसर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे टाइफाइड किसकी वजह से होता है, निमोनिया किसकी वजह से होता है, फाइलेरिसिस किसकी वजह से होता है और मलेरिया। तो मलेरिया का तो आपको जनरली मालूम होगा किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। तो अब हमें आंसर देखना है कि डी का सेकेंड किस में दिया है। तो देखिए डी वाले में सेकेंड किस में दिया है, आपको मिल चुका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला, इसमें डी का आंसर सेकंड दिया है, यानी ये आंसर सही आप मिला सकते हैं हम। टाइफाइड किसकी वजह से हो रहा है, सैलोमोनेला इसकी वजह से हो रहा है। निमोनिया किसकी वजह से होगा, तो निमोनिया का आंसर हो जाएगा हीमोफिलस की वजह से। फाइलेरिसिस किसकी वजह से होगा, वुचेरिया और मलेरिया, जिसे आप मैच कर चुके होंगे। तो देखिए आपको ये भी याद करना होगा कि कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा, नीचे दे देंगे कि कौन वायरस की वजह से नहीं होता है, कौन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, या बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है, या कौन वायरस है कौन बैक्टीरिया है। तो ये भी हमें पढ़ना होगा। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रॉयज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। यानी कि एक ऐसी टेक्निक बतानी है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बट उनमें क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर उसको एम्ब्रॉयो को या भ्रूण को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उस टेक्निक का नाम बताना है हमें। GIFT, IUT, GIFTM, GIFT, ICSI, GIFT, GIFTM, ICSI, कौन सी टेक्निक है वो। तो देखिए इसमें से जो फर्स्ट टेक्निक है GIFT एंड IUT, तो इसी की हेल्प से क्या किया जाता है, यूटेरस के अंदर जो भ्रूण है या एम्ब्रॉयो है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। जीन आई जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में हमें गलत कथन बताना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिफर टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। हमें ये बताना है कि आपने पढ़े होंगे एलिल्स वाला टॉपिक, इस टाइप से दिया होगा IA, IO, तो ये बता रहा है आपके जेनेटिक कोड को कि जो आपके अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, या जो जीन्स आपके अंदर आए वो कैसे आइडेंटिफाई करके हम पता लगा सकते हैं। यदि आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी जो संतान है, उनका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अब हमें पहचाना है ABO के संदर्भ में जीन आई के 3 एलील होते हैं। एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। जब IM IB दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। I एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता। द जीन हैज़ 3 एलील्स, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। व्हेन I and IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए जो फर्स्ट है कि 3 एलील्स होंगे, ये बिल्कुल सही है आई के, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ABO तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर 3 एलील होंगे, ये बिल्कुल सही है। और एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। अब 3 एलील अगर किसी भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है या डेवलप हो रहा है, वहाँ पे 3 एलील जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा जीन्स में जो कोड है उसका, उसके अकॉर्डिंग 3 में से केवल कितने एलील ट्रांसफ़र होंगे, सिर्फ 2 एलील ट्रांसफ़र होंगे। और जो फोर्थ वाला है यानी I एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करेगा, किसी भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं करेगा या प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। और जो थर्ड वाला है कि A और B जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त, तो देखिए जो थर्ड वाला है ये गलत है, क्योंकि यदि थर्ड वाला सही होगा तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो ये जब दोनों इकट्ठा होंगे तो शर्करा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ शुगर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल
गलत है। तो ये आपका यहाँ पर यही पूछा है कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही युग्म बताना है हमें, करेक्ट पेयर बताना है। लाइगेज 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है, यानी जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। पॉलीमरेज ये क्या कर रहा है कि खंडों में डीएनए को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। लाइगेज जोड़ रहा है डीएनए को और उसका अपोजिट क्या हो रहा है, पॉलीमरेज। देखिए तो यहाँ पर आपको प्रोसेस भी याद करना है कि लाइगेज में क्या होता है। तो ध्यान रखिए लाइगेज क्या करता है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है। लाइगेज यानी जो दूर दूर थे उनको लाया और क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। पॉलीमरेज क्या कर रहा है कि ब्रेक कर रहा है डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डीएनए के 2 रज्जुकों को पृथक करता है। रज्जुकों यानी जो उसकी कोड्स होती हैं स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है ऐसे डीएनए। तो इनको क्या कर रहा है, वो अलग अलग कर रहा है, ऐसे सिंगल कर दे रहा है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड कर देगा डबल स्ट्रैंडेड को। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक प्रोसेस है न्यूक्लियस प्रोसेस में क्या होता है, सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए। तो ये तो हमें इसमें से चारों में से कौन सा सही पेयर यानी सही डेफिनेशन बता रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो लाइगेज की प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाइगेज की प्रोसेस क्या कर रही है, 2 मॉलिक्यूल्स को डीएनए के आपस में ज्वाइन करने की प्रोसेस करती है। बाकी जिसमें पॉलीमरेज दिया है, न्यूक्लियस दिया है, एक्सोन्यूक्लियस, ये सारी गलत दी हुई हैं। सिर्फ आपका जो लाइगेज दिया है कि 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है या ज्वाइन द 2 न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसे याद रखिए। अलग से भी पूछा जा सकता है कि लाइगेज में क्या होता है या 2 डीएनए के अणुओं के जोड़ने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही मिलान का चयन कीजिए। हीमोफीलिया, फेनिलक्यूटोनिरिया, दात्र कोशिका रक्तता, थैलेसीमिया। तो देखिए एक साइड में आपको क्या दिए, डिसीज़ दिए है, बीमारियाँ दी हुई हैं, और एक साइड में आपको बताना है कि ये इसकी वजह से क्या होता है या किस क्रोमोसोम्स की वजह से ये हो रहा है कि या किस क्रोमोसोम्स पे आपको दिखाई दे रही। तो आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया आपको मालूम होगा एक्स लिंकेड है या वाई लिंकेड होता है, ये आपको मालूम होगा। ज़्यादातर क्या होती है कि जो गर्ल्स होती हैं वो हीमोफीलिया की कैरियर होती है, बहुत ही रेयर केसेस में होंगी कि वो इस बीमारी से ग्रस्त होंगी। मोस्ट ऑफ देम वो क्या करती कैरियर का काम करती हैं, क्योंकि उनके पास में डबल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स पे आपका हीमोफीलिया का जो जीन है वो प्रेजेंट है, तो दूसरी जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो आपका क्या रहेगा, हीमोफीलिया फ्री रहेगा, तो उसकी वजह से वो कैरियर का काम करेगी। तो हमें बताना है हीमोफीलिया वाई लिंकेड या ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम्स है, या फिर एक्स लिंकेड है। इसके आंसर हमें पता लगाने हैं। तो यहाँ पर जितने भी आंसर दिए हैं सबके सामने सामने दिए। अब हमें देख लेना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो जो आपका सही स्टेटमेंट है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, आपने हीमोग्लोबिन वाले इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं उसी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर ऑटेटिव रिसेसिव ट्रैट है, ये बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया एक वाई लिंकेड बीमारी नहीं है, ये एक्स पर भी हो सकती है और वाई पर भी हो सकती है ना, और ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दात्र कोशिका जो अरक्तता है वो अलिंगिक क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण क्रोमोसोम 1 है, इसका सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यूथ बहुवारी पीड़क, वयस्कों में अरिसम्मिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति, पुस्त फुफ्फुस, जीव संदीप्ति, एस्टोरियस, बिच्छू, टिनोप्लाना और लोकस्टा, यानी कि आपको सही। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आया था उसमें भी आपको बताते हैं कि आपको एक भी मालूम है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको मालूम है आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हो जाएगा कि जो यूथ है बहुवारी यानी ग्रेजुरियस, पॉलीफेगस, पेस्ट जो होते हैं वो उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा लोकस्टा। लोकस्टा है इसका सही आंसर। उसके बाद इसका देख लेते हैं हम, ये किस में दिया हुआ, तो देखिए आपको मिल रहा है सिर्फ सेकंड वाले आंसर में। उसके बाद एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री किसके अंदर होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए पूरी सिमेट्री सारे एनिमल्स की। तो ये होती है एस्टेरियस में, इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है बुक लंग्स या फुस्त फुफ्फुस, और ये होता है बिच्छू यानी स्कॉर्पियंस में। उसके बाद है आपका दिया है लास्ट जीव संदीप्ति या बायोलोमिनेसेंस, तो ये हो जाएगा आपका टिनोप्लाना के अंदर, यहाँ पर सी साइलेंट रहेगा। तो इस टाइप से आप आंसर
ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, पोषाणु, जीवाणु, मादा युग्मनज, नर युग्मनज। द इन्फेक्शियस स्टेट ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, यानी वो जब ह्यूमन के अंदर एंटर करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ही आपने इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ाई होगा, इसे कहा जाता है जीवाणुज या स्पोरोजॉइड्स। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है प्लाज्मोडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो लगभग नीट में अभी तक जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे हैं मैंने, उनमें लगभग पूछा ही जाता रहा है। तो पूरा लाइफ साइकिल हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा डाउट है, तो उस टॉपिक का मैं आपको जल्दी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। यानी हमें ये फाइंड आउट करना है जहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लैसिथीन, इनुलिन और इंसुलिन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके, देखिए जो ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, जहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक और पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनुलिन और इंसुलिन में ही ये प्रेजेंट होंगे। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। तो ये बताना है किसके अंदर होती है। तो यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। परागकोश के अंदर परागण, पोलन ग्रेन, साइड एंथर, दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, बीजांड फल के अंदर बीज, सीड इनसाइड द फ्रूट, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, एम्ब्रोयो सेक इनसाइड द वोवेल। अब बताना है किसी पहला सही है, ABC 3 सही है या CD सही है या A और D सही है, कौन सा आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि एक पीढ़ी दूसरे के अंदर, नहीं वन विद इन द अंदर। फर्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन का पूछा है दूसरे के अंदर प्रेजेंट होगी। तो देखिए जो पोलन ग्रेन्स होती है, नहीं परागकोश होते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, परागकण। तो एक पीढ़ी हो गई, उसके अंदर दूसरी पीढ़ी को अपने अंदर समाये हैं, जैसे छोटे छोटे जो क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर प्रेजेंट हो गए। तो एंथर एक जनरेशन होगा, दूसरी जनरेशन क्या हो जाएगी, पोलन ग्रेन्स। और इसका एक और आंसर हो जाएगा A एंड D। तो यहाँ पर देखिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन, एम्ब्रोयो सेक इनसाइड द वोवेल। तो आपको मालूम ही होगा जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो दोनों के मिलने के कारण होगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक से ही काम नहीं चलेगा, तो एम्ब्रोयो सेक भी होगा। बीजांड के अंदर क्या होंगे, भ्रूणकोश प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रोयो सेक इनसाइड द वोवेल। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही काम कर रहे हैं। एक जनरेशन तो प्रेजेंट है और दूसरी जनरेशन उनके अंदर प्रेजेंट है। तो जब बीज का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन होता है तो फिर उसकी बाद में नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A एंड D। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालिज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम इंड्यूस प्लांट इज आर केवल अमोनिया, अमोनियम अलोन, केवल नाइट्रेट, नाइट्रेट अलोन, अमोनियम और ऑक्सीजन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्या होता है, यानी कि जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, फली वाले यानी दालों से रिलेटेड यहाँ पर पूछा है, तो जो उनकी जड़ें होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो पूछा है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ध्यान रखिए क्या बनेगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन का। उनके अंदर आपको मालूम होगा क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो प्लांट से प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन रिलीज होगी। अंतरावस्था के जीवन प्रावस्था यानी गेप 1 के बारे में सही कथन का चयन करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज गैप 1 ऑफ इंटरफेस। DNA संश्लेषण या प्रतिकरीकरण सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है। कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं होती। केंद्रक विभाजन होता है। DNA सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। Cell is metabolically active, grow but does not replicate its DNA. न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। यानी क्या होता है जीवन में, हमसे ये पूछा है, सही स्टेटमेंट बताना है हमें, है ना, जीवन फेज के बारे में, जीवन इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपकी कोशिका है वो उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करेगी, लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करेगी। यानी वो ग्रो कर रही है, सिर्फ सेल ग्रो कर रही है, DNA नहीं बढ़ रहा उसमें। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी,
ग्रो करेगी, लेकिन इसका जो डीएनए है उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगी। ये इंटरफेस के अंदर जो जीवन फेज दिया है उसकी स्टेज है। सूक्ष्मांकरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, किसके अंदर पाई जाती है? आंत्र के अस्तर में, लार ग्रंथि की वाहिका में, वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका में, यूस्टेकियन नलिका में, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन या यूस्टेशियन ट्यूब, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्यूबोइडियल एपिथेलियम। और किसके साथ प्रेजेंट होंगे वो? विथ ब्रश। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये रहेंगे आपके जो वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आपको जो भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या नेक्स्ट वीडियो आप किस टाइप से चाह रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को नई वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। आंसर है वो हो जाएगा वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका में, यानी कि प्रोएक्सामल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन्स में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, किसके बारे में बताना है हमें? इंक्लूजन बॉडीज या अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में बताना है। ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, they lie free in the cytoplasm, these represent reserve material in cytoplasm। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ये किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होंगे, यानी इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, यानी कि इन्वॉल्व होते हैं जब फूड का इंजेक्शन होता है फूड पार्टिकल तक, ये गलत है। ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, किसी भी टाइप से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और देख लेते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपका रिजर्व मटेरियल है साइटोप्लाज्म में उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स? यानी कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ये बताना है हमें कि जो इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोटिक सेल के अंदर की बात की जा रही है। ध्यान में रखना है हमें कि प्रोकैरियोटिक पूछा है या यूकैरियोटिक पूछा है। तो यूकैरियोटिक पूछा है, उसके अंदर जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहाँ पर बन रहे, किस कोशिकाओं में बन रहे हैं, उस इम्पॉर्टेंट साइट के बारे में हमसे पूछा है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो इनके नाम इंग्लिश में भी याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के नाम को ही हिंदी में लिख कर दे दिया जाता है, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप अंतर प्रद्रवी जालिका की जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रख लीजिए, तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पैरोक्सिसोम्स, गोल्जी बॉडीज़ एंड पॉलीसोम्स, तो वो कौन सी साइट है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ में ये इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट साइट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जाता है? यानी कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस की जाती है तो जो डीएनए के फ्रेगमेंटेड होते हैं तो उसको हम देखने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्मिन से, यूवी विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से, या यूवी विकिरण में एसिटोकार्मिन से, अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से। तो इसकी इंग्लिश में भी देख लेते ऑप्शन, एसिटोमाइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, एसिटोकार्मिन इन यूवी रेडिएशन एंड एथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, या आईआर करके भी आपको दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, जब भी जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस की जाती है और जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं उनको देखने के लिए हमेशा एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प ली जाती है। तो यूवी विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से देखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी
और ये जीन फिंगरप्रिंटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये टॉपिक आपको हमेशा पढ़ के ही जाना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है इन्हें। अगला, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू partial pressure of O2. Partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding with hemoglobin. Higher H+ concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. या low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बनने वाली O2 में बाधा डाल सकता है। वायुकोपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। वायुकोपिका में कम PCO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। तो गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हायर H+ आयन की कंसंट्रेशन है एल्वेओली में, वो फेवर कर रहा है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को, यानी कि जितना ज़्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीहीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा बनता जाएगा, यानी ये उसको फेवर कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो बता रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बाइंड होगा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट सारे सही हैं कि जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से जब बाइंड होगी तो उसके प्रेशर से रिलेटेड है। CO2 में जो भी प्रेशर आ रहा है वो इंटरफेयर कर रहा है O2 के बाइंडिंग से हीमोग्लोबिन में, भी बिल्कुल सही है। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्धपुष्पक में क्या होता है? रे फ्लोरेट्स हैव अर्धोवर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, जयंगधार अंडाशय, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोजीनियस ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी बुक में इसकी बिल्कुल पिक्चर भी बनी हुई है चारों पोजीशन की, और तो आपको पिक्चर से ही बिल्कुल याद आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बायोलॉजी को डायग्राम की हेल्प से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल डायग्राम से जैसे ही बिल्कुल आपके माइंड में आ जाएंगे और आपको फटाफट से आंसर आ जाएंगे। तो आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं? मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड करवाऊंगी, साथ ही आप टॉपिक भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है पढ़ने में। जो ईजीएस्ट टॉपिक है आप सेल्फ प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है और आप बिल्कुल किसी के भी भरोसे मत बैठिए। मैं तो ये कहती हूँ मेरे भी भरोसे बिल्कुल ये मत बैठिए, क्योंकि मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, लॉस आपका ही होगा। तो जिस टॉपिक में आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो सिंपल से टॉपिक है आप उन्हें खुद प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। यदि अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ जाती है और कवर अप हो सकेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफीरियर ओवरी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।